तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 के विज्ञान का चौथा अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे दैनिक जीवन में हम अम्ल, क्षारक तथा लवण का उपयोग किन रूपों में करते हैं। अम्ल तथा क्षारक क्या हैं? बिना चखे किसी पदार्थ की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या क्या हैं? उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल वर्षा कहने का क्या तात्पर्य है? दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण बताइए। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 4.1 में लिखिए। तो बच्चों, जैसा आप यहाँ सारणी 4.1 देख पा रहे हैं, एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ इसका स्वाद। आपको बताना है किन पदार्थ का स्वाद कैसा होता है। जैसे नींबू का रस का स्वाद होता है खट्टा, आपको पता है। संतरे का रस भी खट्टा होता है। सिरके का भी स्वाद खट्टा होता है। दही का स्वाद भी खट्टा होता है। इमली का स्वाद भी खट्टा होता है। शक्कर या चीनी जिसका स्वाद होता है मीठा। नमक का स्वाद होता है नमकीन, याद रखना है। और आंवला फिर से खट्टा होता है। खाने का सोडा, इसका स्वाद कड़वा होता है। बच्चों, आपको याद रखनी है। अंगूर अंगूर खाने से आपको खट्टा ही प्रतीत होता है। कच्चा आम भी आपको खाने पर खट्टा स्वाद मिलता है। खीरा ये कड़वा या फिर आप बोल सकते हैं कुछ नमकीन जैसा स्वाद मिलता है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी में कहा गया है किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। और दूसरा, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आगे बताया गया है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। बच्चों, यहाँ पर बूझो और पहेली में कुछ बातें हो रही हैं। बूझो कह रहा है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो पहेली कह रही है, नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। जो पहेली बिल्कुल सही कह रही है। अब हम जान लेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है।
जिसका अर्थ है खट्टा। याद रखें बच्चों, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं, तो इसका स्वाद कैसा है? खाने का सोडा बच्चों आपको किचन में यानी रसोई घर में मिलेगा। अगर इसे आप चख कर देखें तो इसका स्वाद कड़वा होता है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। अब यह सवाल आता है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो उसकी हमें प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? याद रखिए, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के अम्ल का नाम दिया गया है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, नींबू यानी सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू इत्यादि में साइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और आंवला सिट्रस यानी खट्टे फल में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल होता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब हम जान लेंगे कुछ क्षारकों के नाम और यह किसमें पाया जाता है, यह जान लेंगे। जैसे चूने का पानी। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा खिड़की के कांच इत्यादि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये सभी एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं बच्चों। साबुन। साबुन में क्या पाया जाता है? साबुन में जो क्षारक पाए जाते हैं उनका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये नाम इस क्लास में और आने वाले क्लास में आपको काफ़ी हेल्प या मदद करेंगे। दूधिया मैग्नीशियम। दूधिया मैग्नीशियम में उपस्थित क्षारक का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, अब हम जान लेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या क्या हैं। सबसे पहला है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक या सूचक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है।
इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन जिसका जिसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था बच्चों। लाइकेन और सहजीवी संबंध आपको याद होने चाहिए बच्चों। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नीलशोण होता है। माव यानी जिसे आप पर्पल कलर भी कहते हैं। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, याद रखें, जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। बच्चों याद रखिए, हम लिटमस जैसे प्राकृतिक रंजक का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे आसपास के पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है उनका हम भली भांति पता लगा पाए। बच्चों यहाँ पर आपको लाइकेन और लिटमस पत्र जो कि लाल और नीले कलर का है वह आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लिटमस पत्र आखिर किस प्रकार काम करता है। जैसे प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है इस चित्र में। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को आप विभिन्न पदार्थों के साथ दोहराइए, जैसे नल का पानी, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया, मैग्नीशियम, धावन, सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आशुद्ध जल में बनाएं। बच्चों याद रखिए, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में नोट कीजिए, जैसा यहाँ दिखाया गया है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? इन पदार्थों के नाम लिखिए। बच्चों अब हम जान लेंगे उदासीन विलयन क्या है। याद रखिए, ऐसे विलयन या घोल जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। अब हम एक और प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हल्दी। हल्दी तो आपने अपने घर में जरूर देखे होंगे बच्चों। चलिए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए।
स्याही, सोख्ता यानी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा दीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टियाँ पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों की सारणी को 4.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर 4.3 की सारणी दी गई है। यहाँ पर आपको नींबू के रस के साथ और संतरे के रस के साथ, सिरका के साथ, दूध या मैग्नीशियम के साथ, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर और नमक के साथ यह प्रयोग करने हैं कि हल्दी के विलयन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिए बच्चों, अगर कोई भी पदार्थ जिसमें अम्ल की उपस्थिति होगी वह हल्दी पर कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा, यानी हल्दी के विलयन पर। लेकिन जैसे ही क्षारकीय हो जाएगा उसके रंग में परिवर्तन होगा। बच्चों, आपको यह याद रखने हैं। बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक विशेष बधाई पत्र दिखाया गया है जिसे आप हल्दी की सहायता से और चूने के पानी की सहायता से बना सकते हैं। आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। बच्चों, बूझो कुछ बातों को जान चुका है, चलिए जानते हैं। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है जो हल्दी से प्रतिक्रिया करता है और उसके बाद लाल रंग हो जाता है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प के बारे में। यह भी अपना रंग परिवर्तन करके बताता है पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी में 4.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। आप सबसे पहले बच्चों याद रखिए, अगर आप ऐसा विलयन तैयार करते हैं तो उसका रंग हल्का पिंक होगा और फिर आपको इन पदार्थों के साथ इसका परीक्षण करना है, जैसे शैम्पू, नींबू का रस, सोडा जल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका यानी विनेगर, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन। और आरंभिक रंग क्या होता है किसका? इस गुड़हल के पुष्प से जो आपने विलयन तैयार किया उसका आरंभिक रंग क्या होता है और एक अंतिम रंग आपको मिलेगा। उस रंग को आपको बताना है। ये सभी के साथ आपको लिखना है। इस क्रियाकलाप को आप अपने स्कूल में या घर में जरूर करें बच्चों।
अब हम जान लेंगे सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी या मेजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। बच्चों, जैसा आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक आपको दिखाया गया है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर अम्लीय, उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे ये उदासीन विलयन आखिर क्या होता है। बच्चों, याद रखिए, जब भी कोई अम्ल के साथ क्षारक की प्रतिक्रिया होती है तो वे दोनों एक दूसरे के प्रकृति को नष्ट कर देते हैं और फलस्वरूप जिस विलयन की उत्पत्ति होती है उन दोनों के मिलने से उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। उस विलयन में हमें न तो अम्ल की प्रकृति दिखाई देती है और न ही क्षारक की प्रकृति। इसे आपको याद रखना है। अब हम जान लेंगे, यहाँ एक चेतावनी दी गई है। प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक कॉरोसिव होते हैं, आपको जला सकते हैं अगर आपकी त्वचा में कहीं गिर जाए, जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए अम्ल क्षार के साथ अगर आप कभी भी कुछ प्रयोग करें तो अपने सिपड़ों को अपने पास जरूर रखें। तो बच्चों, अब हम उदासीनीकरण के बारे में कुछ बातें जान लेंगे। हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फ्थेलिन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम समझेंगे फिनोल्फ्थेलिन किस प्रकार अपना रंग परिवर्तन कर यह बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फ्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। जैसा यहाँ आपको इस चित्र में भी बताया गया है, आप देख पा रहे हैं, ये उदासीनीकरण का प्रक्रम आखिर बताया जा रहा है। अब परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना है, तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड
कि एक बूंद मिलाइए, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। याद रखिए बच्चों, जब किसी अम्ल विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय रहती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। बच्चों, उदासीनीकरण प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊष्मा कुछ इस प्रकार होती है, जैसे यहाँ इस अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया गया है। जैसे अम्ल और क्षारक को अगर हम मिलाते हैं तो उनसे लवण और जल उत्पन्न होता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक क्षार है, अम्ल है। ये एक अम्ल है और यह एक क्षार है। इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो उत्पन्न होगा सोडियम क्लोराइड यानी नमक उत्पन्न होगा और उत्पन्न होगा जल यानी H2O और उत्पन्न होगी ऊष्मा, जिसके बारे में आपने कुछ देर पहले सीखा। तो बच्चों, अब हम अम्ल वर्षा के बारे में कुछ बातों को जान लेंगे। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तो बच्चों, अब हम जान लेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण के बारे में। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण किस प्रकार हमारे जीवन में लाभप्रद होता है, चलिए जानते हैं।
सबसे पहले है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। याद रखिए बच्चों, दूध या मैग्नीशियम यह एक क्षारक होता है, और क्षार और अम्ल को मिलाने से क्या होता है, इसके बारे में आपने कुछ देर पहले ही जाना। अब हम बात करेंगे चींटी का डंक। चींटी के डंक में भी एसिड या अम्ल पाया जाता है। इसे हम कैसे नष्ट करते हैं, चलिए जानते हैं। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। याद रखिए बच्चों, जब भी कोई चींटी या फिर कोई भी मधुमक्खी या फिर विभिन्न प्रकार के हड्डे या कुछ भी ऐसे कीट पतंग आपको काट दें जिनमें उनमें साधारणतः अम्ल पाया जाता है, और उस अम्ल को नष्ट किया जा सकता है क्षारक का इस्तेमाल करके। आपको यह बात याद रखनी है। अब हम जान लेंगे मृदा उपचार के बारे में। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादप यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं किस प्रकार अम्ल और क्षार का एक संबंध बना हुआ है और कैसे एक दूसरे को वे उदासीन करते रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों और हम जान लेंगे कारखानों का अपशिष्ट के बारे में। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरों में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे पदार्थ अपशिष्ट को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए या विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो बच्चों इस अध्याय में आपने क्या सीखा, चलिए जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श उन्हें करने पर वह साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं।
तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।